हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, हम लेकर के आए हैं पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होते हैं। यानी पुष्प का मतलब होता है फूल पौधों, जो फूल पौधे होते हैं इनमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ये नोट्स आप लोग रफ ले लीजिए और पेन ले लीजिए, बैठ कर लिए एक रफ कर लीजिए। हाँ, 2 कलर का पेन ले लीजिए, ठीक, जिससे आप लोगों को लिखने में हेडिंग अलग रखिए और क्वेश्चन को अलग रखिए, आंसर को अलग रखिए, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक रफ ले लीजिए और पेन ले लीजिए, फिर बैठिए निश्चिंत होकर के। अपना पूरा फोकस इस वीडियो पर देना, तभी आप कुछ समझ पाओगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि फूल पौधे जनन का अंग। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं? जो ऊपरी भाग होता है उसे बाह्य दल कहते हैं, और जो स्त्री केसर होता है वो अंदर से होता है, और जो पुंकेसर होता है उसके और अंदर होता है, जहाँ से बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बाह्य दल, पंखुड़ी और स्त्री केसर। आइए हम लोग आगे चलते हैं। फूल के प्रकार। ठीक है, फूल के प्रकार में क्या है? उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प क्या है और एक लिंगी पुष्प क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। स्त्री केसर, पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में सरसों और गुड़हल, ये दो जो पौधे हैं, उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा कि सरसों का जो फूल होता है वो ऊपर से होता है, चारों तरफ से ऊपर से ऐसे महीन महीन फूल के अंदर से बूंदी टाइप के और फूल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, और गुड़हल का जब पौधे आपने देखा होगा फूल उसमें निकलते हैं तो एक पतली नड़ी टाइप का और निकला रहता है फूल के चारों तरफ से ऊपर, तो उसमें आपने देखा होगा कि फूल टाइप का जिसे लगे रहते हैं बिंदी बिंदी के, वो वही होते हैं। ठीक है, आप कभी फूल तोड़ना या फूल तोड़ने से पहले उसको पकड़ के देखना कि उसमें क्या है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। जो पपीते के फूल होते हैं उसमें ये नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट फूल केवल होते हैं। ठीक है, आप उदाहरण अगर ज़्यादा समझना है तो सबसे पहले पपीते के पौधे के लगे जाओ, उसके बाद में उस फूल को पकड़ो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, पुष्प की संरचना आप इसमें देख लीजिए। पुष्प की संरचना जो होती है वो इसी तरीके का होता है। पुंकेसर जो होता है ऊपर होता है, प्राग कोश के तनु, तनु के मतलब होता है थोड़ा नीचे। वकृत अग्रह जो होता है वो फूल के बीचों बीच साइड से होता है। ठीक है, विकृत विकृत का अंडाशय से होता है। स्त्री केसर इसी तीनों में आते हैं। और बीजांड जो होता है वो अंदर, जो विकृता होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, बाह्य दल जो नीली जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को बाह्य दल कहते हैं। पंखुड़ी जो होती है जो फूल के चारों तरफ देखने में अच्छा लगता है वो पंखुड़ी होती है। ठीक है, ये चित्र में आप लोग देख लीजिए,
आप इसका चित्र बना सकते हैं और बनाना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बीज निर्माण की प्रक्रिया, इसमें बीज का निर्माण किस प्रकार का होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आप लोग देख लीजिए, पराग कोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र स्वपरागण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी बताते हैं, पूरा हो जाने सुन लाइन, या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र परागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। पर परागण जो होते हैं वो जो एक दूसरे के स्थान से, जब मान लीजिए कि एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ है और एक पौधा वहाँ पर, तो वहाँ पर जब पौधे के ऊपर जब कोई कीटाणु या पानी या हवा जब चलती है तो उस पौधे से जो बीजाणु उड़ कर के आते हैं उस फूल में जब पड़ते हैं, तब इसमें फूल में क्या होता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनने के बाद में तब ये फल बनता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। जैसे आपने सुना होगा एक फूल है सर्फ, अभी याद आएगा तो फिर नीचे बताएंगे उसको। ठीक है, परागकण एक नलिका विकसित होती है, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वक्र से होते हुए बीजाणु तक पहुंचती है। ठीक है, और दूसरा में दिया हुआ है कि अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्म का निषेचन होता है तथा युग्म का निर्माण होता है। ठीक, युग्म में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजाणु एक कठोर आवरण होता है, विकसित होकर बीज में बदल जाता है। क्या होता है कि बीजाणु से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है, जो बीज बन जाता है। ठीक है, अंडाशय फल में बदल जाता है, जो उसका अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फल जब लग जाता है तो उसके जो फूल होते हैं वो ऑटोमेटिक गिर जाते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, परागकण, वक्रीकृत नर युग्म और परागनली, अंडाशय, मादा युग्म, वक्रीकृत ग्रह पर परागकणों का अंकुरण इस प्रकार का होता है, जो ये चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चित्र को बना लीजिएगा। इसी सीरियल क्रम में बनाइएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं और नीचे क्या है, आइए हम लोग देखते हैं मानव में प्रजनन क्या होता है। ठीक है, आइए, खूब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे कि मैं इसी को दूसरे वीडियो में बनाकर आप लोग को समझा सकूं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, कि जो मैं वीडियो डालूं, जो नोटिफिकेशन पहुंचे वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए अपने दोस्तों के साथ। मानव में प्रजनन, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल है जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाशय कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो किशोरावस्था की इस
अवधि को यौवन आरंभ कहते हैं। ठीक है, यौनारंभ पर परिवर्तन किशोरों में एक सामान्य लक्षण आने लगता है। ठीक है, जैसे काख में जांघ के पास गहरे घने बालों का उगना। ठीक है, त्वचा का तैली होना तथा मुहासे निकलना। जो त्वचा होता है उसमें तैली मतलब हो जाता है, उसके बाद में मुहासे निकलने लगते हैं चेहरे में। ये क्या है? ये सामान्य लक्षण हैं। ठीक है, लड़कियों में भी ऐसा ही होता है कि स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में क्या होता है? चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज़ का फटना। आवाज़, जब कोई आवाज़ बोलते हैं तो फटा फटा सा निकलता है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। ठीक है, नर जनन तंत्र क्या होता है? विषण उदर गुहा के बाहर विषण कोश में उपस्थित विषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या पॉइंट में दिया हुआ है कि नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। विषण ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। टेस्टोस्टेरोन के कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना और नियंत्रण करना। ठीक, लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन करना। इसको आप पॉइंट में डालकर लिख लीजिए। इसको छोटे छोटे प्रश्नों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है। ठीक है, तो ये क्लास 10th के लिए है। ये लोग ज़रूर पढ़िए और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुक्रवाहिनियाँ, ये शुक्रवाहिनियों को वृषण से शिशन तक पहुँचाती है। जो इसका वृषण होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो शिशन तक पहुँचाती हैं, जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का फोन साइलेंट कर दी, नहीं तो फोन लगा हुआ करिए। हाँ, हम लोग कहाँ पहुँचे थे? मूत्र मार्ग पर पहुँचे थे। ठीक है, ये हो गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं संबंधित ग्रंथियाँ क्या होती हैं। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेटा ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनियों में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम से आ जाते हैं। ठीक है, यह माध्यम पोषण प्रदान करता है। इसके स्थानांतरण में सहायता करना, यानी शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्रोत मिलकर वीर्य बनते हैं। मूत्र नलिका, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक चित्र बना लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। ये देख लीजिए, शिशन यहाँ से यहाँ तक होता है। मूत्र मार्ग यहाँ से, वृषण कोश यहाँ से होता है। वृषण शुक्रवाहिनियाँ यहाँ से, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ यहाँ होती है। शुक्राशय यहाँ पर होता है। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग मादा जनन तंत्र, अंडाशय मादा युग्मक अथवा
अंडाशय कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ पर होता है? मादा युग्म अथवा अंडाशय कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़कियों के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। ठीक है। यौन आरंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किए जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोटोजोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। जो प्रोटोजोन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें उत्पन्न करता है। ठीक है। अंडवाहिनियाँ फैलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडे कोशिका को गर्भाशय तथा स्थानांतरण करती है। ठीक है। अंडाशय कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यह इस प्रकार के होता है। जैसे कि गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये देख लीजिए, चित्र के द्वारा सब दिखाया गया है और सब समझाया भी गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अंडवाहिनियाँ यहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है अंडाशय गर्भावस्था। ठीक, गर्भाशय यहाँ से ग्रीवा यहाँ होता है और योनि यहाँ होता है। जब अंडा कोशिका व निषेचन होता है, निषेचन अंड युग्मज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। ठीक है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मज में विभाजन व विभेदन होता है। क्या होता है? विभाजन या विभेदन होता है। तब भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। तब भ्रूण का निर्माण होता है। और दूसरा है प्लेसेंटा। यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तसरीनुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थों का निष्पाटन होता है। ठीक है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंडाशय निषेचन नहीं होता है तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मसला एवं स्पोंजी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। आइए नीचे देखते हैं क्या है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की अवस्था नहीं रहती, अतः यह प्रत्यय धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसके ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ठीक है। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजनोवृत्ति कहते हैं।
जनन अवस्था। क्या होता है? जनन अवस्था। जनन अवस्था का अर्थ है जनन में संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। जन्म किसी के जनन से पहले मान लीजिए एक माँ को हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, ठीक है, इसलिए कि उसके पास कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रोगों का लैंगिक संरक्षण, STDs एक बीमारी है। अनेक रोगों का लैंगिक संरक्षण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित रोग, गोनेरिया और सिफिलिस। ये एक बीमारी है, ठीक है। ये सब बीमारियां नहीं होना चाहिए। और एक विषाणु जनित बीमारी है मस्सा, HIV और एड्स, ये भी बीमारी नहीं होना चाहिए। इस उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस जो रोग का संरक्षण है कुछ सीमा तक संभव है, ठीक है। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार, यांत्रिक अवरोधन, शुक्राणु और अंडाशय तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिशन को ढकने वाले आकार, ठीक है, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, रासायनिक तकनीकी जैसे मादा में अंड को न बनने देना, इनके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन्स के संतुलन को परिपक्व कर देते हैं, ठीक है। इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, ठीक है। लू या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिसमें गर्भधारण नहीं होता है। शल्य क्रिया तकनीकी से संबंधित नसबंदी, मतलब नसबंदी, पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को रोककर उसमें शुक्राणु को स्थानांतरण को रोका जाता है या रोक दिया जाता है, ठीक है। ट्यूबकटोमी जो महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना, यानी भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। यह एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलेगी या फैलाई जाएगी व भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा, ठीक है। तो अब यहीं से वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है गाइस, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और जो फूलों वाली जो थी टॉपिक, वो आप फूल को ले लीजिए या फूल के पास जाइएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों।